Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss BSc second year Inorganic Chemistry first paper, sample paper 2022. ये हम पार्ट फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे कल आपका एग्ज़ाम भी है, तो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए ही हम कुछ बेसिक्स, एक तो आइडिया लग जाए पेपर कैसे करना है और थोड़ा सा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। आपका जो पेपर आना है वो 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन आने हैं, ऑल कंपलसरी। 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आने हैं, 7 टू जब 14 मार्क्स के 2 मार्क्स वाले आएंगे, और 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने हैं। ये भी कंपलसरी क्वेश्चन से सारे के सारे 20 मार्क्स के आने हैं, तो टोटल आपका 50 मार्क्स का पेपर आना है। पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके से है, ये भी कंपलसरी, ये भी कंपलसरी। इसमें 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से केवल आपको 4 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आने हैं। तो आपके पास 8 आएंगे, आपको सिर्फ 5 करने हैं, तो 3 आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलने वाले हैं। और लिखना कितना है, एटलीस्ट आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना। आपको भी पता है कि श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में आपको बी कॉपी अलाउ नहीं होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 5-5 10-10 पन्ने आप भरे जा रहे हो। 2-3 पेज आप लिख सकते हो, और उसमें जेन्युइन बात लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो। तो आओ सीखें। मैं लास्ट वाले क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहें जैसे जैसे सॉल्व होता रहे, क्योंकि मैं इसको मिटाता रहूँगा और फिर मैं आगे के क्वेश्चंस के लिए भी स्पेस बनाता रहूँगा। कोशिश करूँगा जहाँ पे जगह बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इरेज करके इसको एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कॉन्जुगेटेड बेस फॉर H2SO4 इज़। तो सबसे पहले मैं साथ ही साथ टॉपिक को भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो एसिड और बेस का क्वेश्चन है। एसिड बेस को कई सारे साइंटिस्टों ने डिफाइन किया। एक ओल्डेस्ट थ्योरी थी, आर्रेनियस कॉन्सेप्ट आता है, फिर ब्रॉन्स्टेड, आर्रेनियस के बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी, फिर आपका लुईस एसिड बेस, और एक आता है लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस से है। मैं उसे समझा देता हूँ। जब कोई भी एसिड अपना H+ आयन रिलीज़ करता है, एसिड वो होते हैं जो H+ आयन रिलीज़ करते हैं ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग, और जो उसका H+ आयन रिलीज़ करने के बाद जो स्पीसीज बचती है वो उस एसिड के रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेटेड बेस कहलाती है। ये तो कहलाते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड जब H+ आयन रिलीज़ करेगा तो जो स्पीसीज बचेगी वो उसका कॉन्जुगेटेड बेस कहलाती है। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन क्या है, H2SO4 के लिए। तो H2SO4 आपको पता है H+ आयन देता है, और बचेगी कौन सी स्पीसीज, HSO4 नेगेटिव। तो ये तो हो गया आपका ब्रॉन्स्टेड एसिड, क्योंकि इसने H+ आयन दिया। तो जो H+ आयन रिलीज करने के बाद जो स्पीसीज बची है वो इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो आंसर इज HSO4 नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, HSO4 नेगेटिव आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहें, मैं इसे रेज भी करता रहूँगा। फिर 9th नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कोई से भी 2 इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के एग्जाम्पल दो। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपका बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, जिसमें भी कार्बन आ रहा है, लेकिन जिसमें आपके पास कार्बन ना हो, ऐसा कोई सॉल्वेंट बताओ जिसमें कार्बन ना आता हो। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन H2O। ये आपका एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें कार्बन नाम की चीज़ नहीं है। HCl भी आपका एक सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाना वाला एक रीजेंट है, तो उसे भी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कह सकते हो। NH3 आपका एक सॉल्वेंट हो सकता है। उसने 2 एग्जाम्पल बोले थे, मैंने 3 एग्जाम्पल बता दिया आपको। फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, आगे मिटा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड सीरीज होती है पीरियोडिक टेबल में 6th पीरियड में लेंथेनम के बाद के 14, एक्टिनॉइड सीरीज में एक्टिनियम 7th पीरियड में एक्टिनियम के बाद के 14 टोटल 28 एलिमेंट्स को F ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। और जो आपके लेंथेनॉइड्स हैं वो लेंथेनॉइड का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो माना जाता है, लेंथेनॉइड बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 और +4 शो करते हैं, लेकिन +2 और +4 भी बाद में कन्वर्ट होकर के +3 में ही स्टेबल होती है। तो आप ये इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली ध्यान रख लेंगे। अदरवाइज लेंथेनॉइड पे कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह आते हैं, तो वो एक बड़ा टॉपिक है अपने आप में। फ़िलहाल आपका क्वेश्चन का आंसर +3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। उसने बोला ये एक रिएक्शन हो रही है, इसमें फाइंड करो एसिड और बेस। तो ये जो क्वेश्चन है वो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा दूं, फिर इसका आंसर बताते हैं। तो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी अपना ऑक्साइड आयन डोनर होते हैं, जो ऑक्साइड आयन को डोनेट करते हैं,
जैसे लुईस एसिड बेस के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर जो ऑक्साइड आयन डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं, और जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करते हैं वो आपके एसिड होते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो आप इस रिएक्शन के दौरान आप देखो कि ये बेरियम ऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इस बेरियम ऑक्साइड ने अपना ऑक्साइड आयन जो है वो CO2 को दिया है, तभी ये CO2 से क्या बना है? CO3। और BaO से O चला गया है तो सिर्फ Ba बचा है, और CO2 ने एक O लिया है तो क्या बन चुका है? CO3 बन चुका है। तो ऑक्साइड आयन बेरियम ऑक्साइड ने डोनेट किया है तो ये आपका बेस है, और ये ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर है तो ये आपका एसिड कहलाता है। तो ये एसिड है और ये बेस है, और एसिड और बेस आपस में मिलकर के सॉल्ट का ही फॉर्मेशन करते हैं। ये आपका सॉल्ट है। क्वेश्चन पूछा था एसिड कौन है, बेस कौन है, दैट इज़ द आंसर। तो आप नोट कर लें, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ साथ। डैश आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। स्ट्रक्चरल में 5 टाइप की आइसोमेरिज्म शो की जाती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के द्वारा, जिसमें आयनाइजेशन, हाइड्रेटेड, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन और पोजीशन, 5 टाइप की आइसोमेरिज्म जनरली होती है। ये बोल रहा है कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो जब आपके पास पहचानने का तरीका कुछ इस तरीके का है, इस कंपाउंड को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। CONH3 का होल 5 Cl SO4, CONH3 का होल 5 SO4 Cl। तो इसमें मैंने क्या किया है, एक बार SO4 को बाहर रखा, एक बार Cl को मैंने बाहर रख दिया। ऐसे 2 कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, लेकिन किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने पर डिफरेंट टाइप के आयंस में टूटते हैं। जैसे Cl जब टूटेगा तो Cl नेगेटिव में टूटता है, तो ये अंदर वाला पार्ट जो आपका है वो कैसे ब्रेक हुआ होगा? प्लस और माइनस, +1 -1 में। जबकि आपको पता है कि सल्फेट जो होता है SO4 पे 2 नेगेटिव सल्फेट बना है, तो इसके रिस्पेक्ट पे इस पर कैसा चार्ज आया होगा? CONH3 का होल 5 Cl +2। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर +2 -2 +1 -1 डिफरेंट आयंस में ब्रेक होते हैं। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर कहलाते हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो वो बोल रहा था कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये आ जाती है, आपका आंसर इज आयनाइजेशन। पहचानने का तरीका ये है कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसे 2 लिगेंड हो जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो। दूसरा मैं आपको यहीं पे थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ इसको, टॉपिक को ही। हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहले से ही H2O एज अ लिगेंड प्रेजेंट हो, कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, तो इसमें डिफरेंट टाइप की, तो हाइड्रेटेड शो करेगा। जिसमें भी H2O आपको दिख जाए, Cl2 को हमने बाहर रख दिया, फिर हमने क्या करा, आइसोमर बनाने के लिए Cl को अंदर ले लेंगे और एक H2O को बाहर रख देंगे। तो यहाँ पर H2O लिगेंड निगेटिव फील्ड वालों के साथ एक्सचेंज करके डिफरेंट आइसोमर फॉर्म करता रहता है। तो जिसमें भी आपको H2O लिगेंड दिख जाए और आपसे पूछा जाता है कि ये कंपाउंड कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, आंख बंद करके कह देना हाइड्रेटेड शो करेगा। तीसरा, एक हाइड्रेटेड के बाद तीसरा टॉपिक आता है इसमें, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं जिनमें एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं। अब ये कौन सी बला है एम्बिडेंटेड, जिसमें ऐसे लिगेंड जिसमें 2 डोनर साइट होते हैं। C भी डोनेट कर सकता है मेटल को, और नाइट्रोजन आइसोसाइनाइड, साइनो आइसोसाइनो, NO2 या आपका ONO, ये मेटल को अपने लोन पे डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर एम्बिडेंटेड लिगेंड है, या तो N देगा या O देगा, कौन डोनेट कर रहा है, इस आधार पर इनके डोनेट करने की टेंडेंसी चेंज हो जाती है, डोनर साइट चेंज हो जाते हैं। तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये कौन से आइसोमेरिज्म शो करेंगे, लिंकेज, जिनमें भी एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होंगे। एक एग्जांपल और भी समझ सकते हो, ये वाले जो लिगेंड है ये कौन से वाले टाइप है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, N भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक एग्जांपल आ गया NiNO2 का होल 4, तो कौन सी शो करेगा, इनमें लिगेंड के लिंक होने का तरीका डिफरेंट हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन लिगेंड का मेटल से लिंक होने का तरीका, यहाँ पे N डोनेट कर रहा है और यहाँ पे O डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास एम्बिडेंटेड लिगेंड जहाँ पर प्रेजेंट होंगे
वो कौन से आइसोमेरिज्म शो करेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इस बात का ध्यान रख लेंगे। 3 आइसोमेरिज्म बता दी मैंने। आयनाइजेशन का पहचानने का तरीका, 2 ऐसे लिगेंड प्रेजेंट हो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हों। हाइड्रेटेड पहचानने का तरीका जिसमें H2O हो। लिंकेज वाला पहचानने का तरीका जिसमें एम्बिडेंटेड हो। चौथा आइसोमेरिज्म हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या होता है कि आपको पहले से ही 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए हुए होते हैं, जैसे कुछ इस तरीके का। पहले से ही 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखे हुए होंगे और ये Br वाला लिगेंड यहाँ और Cl वाले लिगेंड यहाँ एक्सचेंज करके डिफरेंट आइसोमर बना देंगे, जैसे FeBr6 CO Cl6। इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे। तो अगर आपको पहले से ही 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखे हुए होंगे तो इसका मतलब वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये पहचानने का तरीका है। इस आइसोमेरिज्म का नाम है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। 5वां है आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कौन करते हैं वो बताता हूँ। पहले पॉज करके इतना स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी आपके क्वेश्चन का जवाब तो यहीं पे ख़त्म हो गया था, मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बड़े मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आइसोमेरिज्म वाला क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लास्ट है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ऐसे लिगेंड जो 2 मेटल एटम के बीच में पुल का काम करते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हो, ऐसे लिगेंड जो 2 मेटल एटम के बीच में पुल का काम कर रहे हैं, यहाँ से चढ़ के उसके पार कर सकते हैं, तो इन्हें कहते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड है और ऐसे कंपाउंड को कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेटल एटम होते हैं उन्हें पॉलीन्यूक्लियर या मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो इसमें एक आइसोमर तो ये है, ये वाला NH3 यहाँ और Cl यहाँ। अगर NH3 ले जाऊँ और NH3 ले आऊँ तब तो जो बनेगा वो तो सेम ही बन जाएगा, लेकिन आइसोमर बनाना है तो आपको क्या करना है, लिगेंड को एक्सचेंज कराना है, उनकी पोजीशन को चेंज करना है। तो जब आप इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हो तो वो डिफरेंट वाला जो बनेगा वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और वो कौन करते हैं, पॉलीन्यूक्लियर और मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करते हैं। तो होप आपको बात समझ में आ गई होगी। 5 आइसोमेरिज्म। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। EN नंबर सॉल्व करना है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, FeH2O का होल 6 + 3। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का EN निकालना है। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला समझ लो क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ लिगेंड, जनरली नंबर ऑफ लिगेंड, अभी मैं कुछ और बताऊंगा बाद में। X H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है, 0 × 6 0 इक्वल टू कितना चार्ज है 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो आ गया 3। सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है आयरन का, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है 3 + 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 6। तो सॉल्व करेंगे 26 में से माइनस करेंगे 23 आया, 23 और 12 23 24 25 35 आ रहा है। अब क्या होता है कि जैसे ये 3D सीरीज़ के एलिमेंट है, स्कैंडियम से जिंक तक 4th पीरियड के हैं और 3D सीरीज़ के हैं, और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 36 54 86। तो अगर आपके पास जैसे ये 4th पीरियड के या 3D सीरीज़ के हैं, यहीं पे आयरन भी आता है, ये वाला आयरन भी आता है, जनरली 3D सीरीज़ से ही आता है। तो अगर EN नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सॉल्व करने के बाद इसके एटॉमिक नंबर के बराबर आता है, नीचे वाले के लिए इसके बराबर, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर यहाँ का D ब्लॉक एलिमेंट होगा, उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, तो सॉल्व करके 86, जनरली इससे काम चल जाएगा आपका। तो इसके कॉम्प्लेक्स सॉल्व करने के बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर 36 के बराबर आ रहा है तो EN रूल फॉलो कर रहा है, और 36 के इक्वल नहीं आ रहा है तो आपका EN क्या हो गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है वो फेल कर गया। अगर फॉलो करता है तो स्टेबल होता है, और फॉलो नहीं करता तो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल माना जाता है इस थ्योरी या इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा था तो आपका आंसर सिर्फ 35 है जो आपने सॉल्व किया है। अगर स्टेबिलिटी पूछता तो अनस्टेबल हो जाता। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपके टॉपिक्स भी हो रहे हैं साथ साथ, स्क्रीनशॉट लेते रहें। बाकी कोई डाउट हो कभी तो पूछ लें। ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करना है, CrO4 और CrO5। तो CrO4 और CrO5 का मैं समझा देता हूँ आपको। X
-2 4 जा 8, 2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का, -2 4 जा 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया 8। क्रोमियम CrO5 का सॉल्व करें तो x -2 5 जा 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 10 आ गया। लेकिन अभी आप पहले एक बात समझो, आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो आपको ये सब बातें आती होंगी, ये तो क्लास 11 से ही है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट में 4s2 और 3d4 होना चाहिए, लेकिन हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से 4s1 3d5 ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो D में जो वैलेंस शेल होती हैं वो 4s और 3d की होती हैं। तो D में 1 1 2 3 4 5 6, अगर वो अपने वैलेंस से ये और यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दें तो मैक्सिमम क्रोमियम +6 ही शो कर सकता है, उससे ज़्यादा उसकी औकात नहीं है शो करने की। हमारे जो आंसर आ रहे हैं +8 और +10, इसका मतलब हमसे कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई है कि जो ये आपके आंसर उस बात को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ या ऐसा क्यों हुआ उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि क्रोमियम CrO5 का, इसका मतलब ये तो आंसर तो गलत है, क्योंकि क्रोमियम +6 से ज़्यादा नहीं बना सकता, उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि ये स्पेशल से एग्जांपल्स हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर के रिस्पेक्टिव से। तो एक्चुअली में क्रोमियम ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड आता है तो उसे परऑक्साइड कहते हैं। परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ना होकर के, जैसे यहाँ -2 ले रहे थे, परऑक्साइड के केस में -1 होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में क्रोमियम का कितना होगा +4, तभी ये न्यूट्रल रहेगा, तभी इस पर कोई टोटल ओवरऑल चार्ज नहीं है। तो CrO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा +4। अगर हम यही चीज़ CrO5 के लिए देखें तो CrO5 का स्ट्रक्चर हमारा स्पेशली कुछ इस तरीके का होता है। तो -1 -1 -1 -1, और यहाँ पे परऑक्साइड नहीं है तो -2 शो करता है नॉर्मली। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा क्रोमियम का +6। तो आंसर इज़ +6। तो आप +8 और +10 कर लोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें स्पेशल एग्जांपल से, ढूंढ के लेके आए आपके लिए, छांट के। बाकी कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट करते रहें, पूछते रहें, कोई किसी भी दिक्कत के लिए। 4D और 5D सीरीज़ का साइज़ सिमिलर होता है, क्यों? पहली बात तो आपको ये बात ही समझ नहीं आई होगी, कुछ गधों को, कुछ होशियारों को। तो एक्चुअली क्या होता है कि 4th 5th 6th और 7th पीरियड के एलिमेंट को D ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और 3rd ग्रुप से लेकर के 12 ग्रुप तक के एलिमेंट 4th 5th 6th 7th 10 20 30 40 टोटल 40 एलिमेंट को D ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो यहाँ पे चलती है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, YZR, NB, MO, TC, RU, RH, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। फिर यहाँ पर भी चलता है लैंथेनम, सीरियम, प्रेशर, जिंक, कैडमियम, मरकरी, और यहाँ पर एक सीरीज़ और चलती है। तो वो ये कह रहा है कि ये 3D सीरीज़ होती है, ये 4D सीरीज़ होती है, ये 5D सीरीज़ और ये 6D सीरीज़। आपको अगर पता हो तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज़ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पे 4th पीरियड के हैं तो इसमें 4 ऑर्बिट बननी है, इसमें 5 ऑर्बिट बननी है क्योंकि 5 पीरियड के हैं, और इसमें 6th, और इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 ऑर्बिट बनेगी। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती है ऊपर से नीचे जाने पर, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, डिस्टेंस बढ़ती है, इसकी वजह से साइज़ बढ़ता चला जाता है। लेकिन वो कह रहा है कि 4D और 5D सीरीज़ का साइज़ ऑलमोस्ट सेम होता है, क्यों? जबकि इसका साइज़ छोटा होना चाहिए और नीचे वाले का साइज़, ये सीरीज़ वाले का साइज़ बड़ा होना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि इनके साइज़ सेम होते हैं, क्यों? आपसे वजह जानना चाह रहा है। पहले तो यही बात दिमाग में बिठा लो कि साइज़ इनके सेम होते हैं। दूसरी बात, वजह समझ लो। एक्चुअली इस सीरीज़ में लेंथेनम एलिमेंट आता है, जहाँ पे लेंथेनॉइड सीरीज़ के एलिमेंट आते हैं, और लेंथेनॉइड सीरीज़ में लेंथेनम से ल्यूटेनियम तक जाने पर साइज़ कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करता है, इसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्लास 12 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अभी भी होगा, BSc सेकेंड ईयर में भी आपके पास है, तो वहाँ पे उसमें भी अभी भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस पूरी लेंथेनॉइड सीरीज़ में जो साइज़ का डिक्रीमेंट होता है उसका इफेक्ट इन D ब्लॉक के एलिमेंट्स पर भी पड़ता है, और इन D ब्लॉक के एलिमेंट्स पर इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनका साइज़ सिकुड़ के छोटा हो जाता है और इन दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो ड्यू टू क्या लिखोगे रीज़न? लेंथेनॉइड या लेंथेनाइड दोनों ही सही है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें और करते रहें साथ साथ,
नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NiEN का होल ट्वाइस Cl2, इसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसे समझते हैं। वैसे तो हमने पहले भी सीखा था, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हमने कहा था नंबर ऑफ लीगेंड्स को ही, ये लीगेंड है जो मेटल एटम से जुड़े हैं, इन लीगेंड के नंबर को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। लेकिन एक्चुअली में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है वो है इथाइलिन डाइमीन, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ये होता है NH2 CH2 CH2 NH2, ऐसे ही NH2 NH2 CH2 CH2। ये है आपके इथाइलिन डाइमीन, और यहाँ पर आपका Cl और ये Cl। तो ये अपने लोन पेयर किसको दे रहे हैं, निकल मेटल को दे रहे हैं। तो ये जो दो, ये इन्हें कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड, जिनमें 2 डोनर साइट होती हैं। तो एक्चुअली में जो कोऑर्डिनेशन नंबर की सही डेफिनेशन है वो नंबर ऑफ लिगेंड नहीं है, नंबर ऑफ डोनर साइट है। तो नंबर ऑफ डोनर साइट को ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो कितने डोनर साइट है, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ना होकर के आंसर क्या है, करेक्ट आंसर 6 है। अगर आपने ऊपर से पढ़ा होगा तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाता। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। पहला भी कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था पीछे, वहाँ पे हमने नंबर ऑफ लिगेंड को ही बोला था। लेकिन अभी आप यहाँ पे समझो, एक्चुअली में नंबर ऑफ डोनर साइड, मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं जिसमें एक ही दांत होते हैं, तब तो नंबर ऑफ लिगेंड को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। लेकिन जब पॉलीडेंटेड लिगेंड आते हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा डोनर साइट होते हैं तो डेफिनेशन ये हो जाती है। तो हमेशा ही यही याद रखो, कभी फेल नहीं होगी। बाकी आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cr+6 इज पैरामैग्नेटिक। अभी क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन समझाया था, वहीं से हो जाता, फिर से खोल लेते हैं। क्रोमियम का 24 होता है, 4s1 3d5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। तो क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4s से यहाँ से 0, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो कौन सा सिस्टम बन गया, ये आपका D0 सिस्टम बन गया। अब क्या होता है पैरामैग्नेटिक के लिए, क्या है कि d ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो कलरफुल होता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट के पीछे याद रखना है पैरामैग्नेटिक होती है। एब्सेंट होगा तो डायमैग्नेटिक और कलरलेस। यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो ये कैसे नेचर का होगा, डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक है बोल रहा है तो फॉल्स, आपका आंसर डायमैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है Nn+2 √n नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 0 0 + 2 2 2 0 0 और √0 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0। और यूनिट पूछ ले अगर तो बोर मैग्नेटॉन कहा जाता है। तो आप यहाँ पर 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी हम और क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। स्क्रीनशॉट लें और हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 मार्क से कितने क्वेश्चन आने हैं। पार्ट फर्स्ट में जो वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम 16 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हमने 10 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अभी हम और क्वेश्चन समझाते हैं। सो हम कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लेते हैं। 1 मार्क से 16 क्वेश्चन डिस्कस करने थे, तो अभी हम एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आओ सीखें। राइट IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन करना है। मैं इन दोनों को ही समझा देता हूँ। सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे ये वाले का है, तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। इसे पॉजिटिव फील्ड कहते हैं। ये वर्नर थ्योरी में बताया जाता है। ये वर्नर थ्योरी है, ऑल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में दी थी। तो सबसे पहले इसका नाम, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो ब्रैकेट वाला है, फिर नंबर लिगेंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। इसे नेगेटिव फील्ड कहते हैं, इसका करते हैं। तो इसका करने के लिए आपको जो सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर करना है, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, और इसका जब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर का करोगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन लेटर में, और फिर नेगेटिव फील्ड का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले इसे इन वालों के लिए IUM और नेगेटिव फील्ड वालों के लिए IDE वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा आपका पोटेशियम। टेट्रा नहीं यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ लिगेंड पोटेशियम हेक्सा साइनो, वैसे तो इसको नॉर्मली आयरन कहते हैं,
लेकिन अगर पॉजिटिव फील्ड, ये लेफ्ट वाला पार्ट पॉजिटिव फील्ड प्रेजेंट होगा तो 8 लगाएंगे और इसका नाम फेरेट बोलेंगे। अदरवाइज़ अगर ये नहीं होता तो आयरन कहते हैं। फेरेट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 1 होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सब का +1 होता है। 1 इंटू 4 4, इसका निकालेंगे x, -1 इंटू 6 -6, और इसका करेंगे तो कितना आएगा? -1 होता है Cl का, कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आया +3। इसको कहते हैं क्लोरो, लेकिन नेगेटिव फील्ड में है तो क्लोराइड कहेंगे। तो पॉजिटिव फील्ड, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर नेगेटिव फील्ड का नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं, H2AuCl4। अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करें तो क्या कहेंगे हम? पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 1 इंटू 2, 1 होता है इसका, 1 2 जा 2, प्लस x मान लिया जिसका निकालना है, -1 इंटू 4 -4, कोई चार्ज नहीं है ऊपर तो 0, x इक्वल टू 2। तो क्या कहेंगे? हाइड्रोनियम, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोनियम IUM लगाना चाहिए था, लेकिन इसका क्या करना चाहिए था? देखो आपके हिसाब से, हाइड्रोनियम टेट्रा क्लोरो, इसको गोल्ड कहते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव फील्ड है तो ऑरेट कहते हैं। तो ऑरेट कहना चाहिए था, और इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, लेकिन ये गलत हो जाएगा। जब भी हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव फील्ड प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोजन का नाम ही नहीं लिखते, इसका लिखेंगे नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो कहाँ से होगा नाम? टेट्रा क्लोरो गोल्ड, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड है तो ऑरेट कहना चाहिए था, लेकिन पॉजिटिव फील्ड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो एक एसिड लगाते हैं, ऑरिक एसिड, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया सॉल्व करके? अच्छा, यहाँ 3 था, यहाँ पे 3 था तो 3 और ये 1, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड +1 या +3 शो करते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में आ गया। टेट्रा क्लोरो ऑरिक एसिड फर्स्ट, ये इसका नोमेनक्लेचर है। IUPAC पे मैंने एक वीडियो और बनाया होगा, IUPAC को पूरा कवर कर लेंगे, वो बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। उसने कहा क्या ये सेल पॉसिबल है, हाँ या ना, आपको बताना है। क्या ये सेल स्पॉन्टेनियस है, यस और नो? है तो सही है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस, आपको यही फॉर्म करना है। तो आपको ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का, तो मैं इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दे दूंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, मैंने वहाँ पे पढ़ा है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पे बात करी है, तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे इस टाइप के बहुत सारे 5-6 टाइप के क्वेश्चंस लग जाते हैं, तो वो वीडियो में ज़रूर देख लेना। लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप शो कर देख लेना उसका लिंक, उसे समझ लेना। तो बेसिकली होता क्या है, मैं याद करने आने के लिए ट्रिक भी लिखाई है। ली ने की ले के का ना बारात मज़े से आला मंजन कर फेंक दे, ऐसे कुछ ट्रिक है। तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में जो नीचे आते हैं वो कैथोड बनते हैं, और जो ऊपर आते हैं वो एनोड बनते हैं, ये आपको याद रखना है। वो मैं ट्रिक में बताया है, डिस्क्रिप्शन में जा कर के आपको उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करें तो ये कैथोड बनना चाहिए और ये एनोड। तो ये सेल है, इसको कहते हैं हाफ सेल, और ये भी एक हाफ सेल है। लेफ्ट वाला एनोड, राइट वाला कैथोड। राइट वाला कैथोड है तो कैथोड किसको बनना चाहिए? एल्युमिनियम को, लेकिन कौन बना हुआ है? मैग्नीशियम। इसका मतलब ये सेल स्पॉन्टेनियस नहीं है, इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए यहाँ से ज़रूर चले जाना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ लेना। अब फॉर अ गिवन सेल, ये एक सेल दे रखा है और E0 इसकी कैथोड की वैल्यू, E0 ऑफ एनोड के E0 की वैल्यू भी दे दी, और आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? E0 ऑफ सेल्स फाइंड करके बता दो। तो E0 सेल का फॉर्मूला होता है E0, मैं इसको यहीं पे बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। तो कैथोड और एनोड को ही पहचानना था आपको। तो कैथोड कॉपर है और एनोड जिंक है, तो जो राइट होता है वो कैथोड होता है सेल के अकॉर्डिंग। तो 0.34 में से माइनस 0.76 माइनस कर लोगे, 1.10 वोल्ट आपका आंसर आ गया। आपका आंसर सब कुछ आ गया। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आपको ये सेल नहीं लिखा होता तो आप एनोड और कैथोड कैसे पहचानोगे? वो भी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही हो पाता। फिलहाल आपके इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या है? 1.10
वोल्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ साफ साफ, ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम। जो भी स्पीसीज H प्लस आयन देती है वो एसिड तो है ही। एसिड बेस को मैंने कहा था आर्नियस ने डिफाइन किया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने, लुइस ने और लक्स फ्लड। जो एक्वस मीडियम में H प्लस आयन देता है वो एसिड, जो एक्वस मीडियम में OH नेगेटिव देता है वो बेस। ये आर्नियस की थ्योरी है। फिर आए थे आपके पास ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, जो H प्लस देता है वो एसिड, जो H प्लस लेता है वो बेस। लुइस के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर डोनर होते हैं वो बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं वो एसिड। लक्स फ्लड के अकॉर्डिंग ऑक्साइड आयन डोनर वाले जो होते हैं वो बेस, ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर वाले जो होते हैं वो एसिड होते हैं। ये मैं इस टाइप के चारों क्वेश्चंस को यहाँ बता चुका हूँ, चारों ही थ्योरी लगभग मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एसिड बेस के लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, वहाँ पे भी देख सकते हो। तो द सब्सटेंस विच गिव्स एक्वस H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम कॉल्ड एसिड। कौन सा एसिड है? ये आर्नियस एसिड है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम इज सीरियम, लेंथेनॉइड्स, लेंथेनम, सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, समारियम, यूरोपियम, गडोलिनियम, टर्बियम, डायस्ट्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यट्रिबियम और ल्यूटिटियम। लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट हैं। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, आपको क्या करना होता है? 54, इसका 55 होगा, तो आप जिनॉन 58 होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। एटमिक नंबर लेंथेनम के बाद आता है। तो मैंने इसे भी ट्रिक व्रिक से समझाया था। तो 6s में 2 भरते हैं, 5d में यहाँ पर आपके पास 1 भरते हैं, सॉरी ये 5d में यहाँ 0 भरते हैं। तो जिनॉन 54 तो यहीं भर जाते हैं, 54, 55, 56, 57, 58, ये इसका सही कॉन्फ़िगरेशन है। कुछ बुक्स में 5d1 6s1 करके भी देता है, बेसिकली 6s में 2 आते हैं। तो ये आप इस कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रख लेंगे। बाकी आपका फर्स्ट पार्ट में वीडियो ख़त्म कर चुका हूँ, अभी जा कर के प्रिपरेशन करो। कोई और दिक्कत आती है तो पूछ सकते हो, और बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून पार्ट 2 में। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया है मैंने हर टाइप की यूनिट से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।